वेलकम टू वंदे मातरम एजुकेशन एक्सप्रेस। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बीपीएससी के पार्ट 2। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध नरेश उदयन के शासनकाल में सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ए मौर्यों की द्वारा भी, नंद, सी गुप्त या लिच्छवी। तो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा किया गया। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी में वज्जी संघ का शासन था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी या डी चंपा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलि राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। तो ऑप्शन सी राजगिरी या गिरिब्रिज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी की अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद या डी गुप्त। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। यह पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। सैंड्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए विलियम जोन्स, बी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी या बी आर भंडारकर। तो सैंड्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ध्यान रखिएगा, सैंड्रो कोर्ट से। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडो कोर्ट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोर्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंडोकोर्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, बी बियदानी, सी ब्यूलर या डी जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामप्रिय की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगा स्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण या डी इंडिका। तो मेगा स्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनीसुक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगा स्थनीज थे। जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगा स्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? ए विष्णुगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी डायमेस
या डी प्लिनी। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य की 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। मेगास्थनीज दूत था। ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, डी डेरियस का या डी यूनानियों का। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के छत्रक के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट था। ए जालिक, बी अवंती शर्मा, डी नंदीवर्धन या डी बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ए जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक या डी सांची। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में शामिल है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्ति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल या विष्क। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल सबसे प्राचीन भारतीय के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्बा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ए महामेघ वंश से, बी चेदी वंश से, सी सातवाहन वंश से, डी रथभोजक वंश से। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से। ध्यान रखिएगा, महामेघ वाहन वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। महामेघ वाहन वंश। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः वह इस वंश का नाम महामेघ वाहन भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र साधन हाथीगुम्बा अभिलेख है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिशेर थे। मुगल सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वह थे स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया वह थे स्कंदगुप्त।
हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार यह हूण आक्रमण का नेता खुशनवाज था। यह आक्रमण में यह एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इससे गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत में तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि या सिंचित भूमि, या सी घने जंगली वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि। तो अपृहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता था। वह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, टर्म है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। ये 515 से 520 ईस्वी या 525 से 529 ईस्वी या 545 ईस्वी से 552 ईस्वी या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के करीब। चीनी यात्री सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया। उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री सुंगयुंग ने 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। ह्वेनसांग के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चित्रों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे सियूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने सियूकी नाम से एक ग्रंथ लिखा था। यह हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अपने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। उदयपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो उदयपुर शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित था। उदयपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वह एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1335 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह या डी श्याम सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। पहला शासक नान्यदेव संस्थापक था और अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, हरि सिंह ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी?
ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, या डी धर्मशास्त्र के समय में। तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेह, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। निर्वासित मतलब। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों और पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया है। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तकड़ी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कलाकोश के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर सरोकामनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई। ये राजगीर में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे लिखे गए हैं। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इनको सही सुमेल करना है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और 4 का 4। तो ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम में इन्होंने प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ। वे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर
स्थल बना। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या डी हर्ष? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उनके बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो वह था वैशाली में, वज्जी वंश। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छिक सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में हमने शीर्ष बिंदु थी? तो यह था जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।